हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज है वो प्रोवाइड करी जाएंगी, और जब मैंने इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर दी तो अब मेरे को जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपका ज्योग्राफी का लेक्चर सीरीज कवर किया जाएगा। और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं और ऐसे में आपको भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का रिवीजन अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि कौन से चैप्टर पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी हर एक चैप्टर से सेम वेटेज का क्वेश्चन पूछती है। कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, किससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है और उसको ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत होगी, सो दैट जो क्वेश्चन आने की संभावना जिस चैप्टर से ज़्यादा आती है उसे आप पिकअप करो, रिवाइज करो और अल्टीमेटली आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अच्छा करो। वैसे ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और अप्रोक्स आई थिंक कि 10 डेज से 12 डेज लगेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो 190 पेजेस का पैम्पलेट है। और चूँकि ज्योग्राफी एक कंसेप्चुअल थ्योरी होती है तो इसमें अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है और दैट्स वाई ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट देखते हैं कितने लेक्चर सीरीज में कंप्लीट होती है और जो भी डाउट है उसको अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। सो इसमें आपका इंडिया या इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर किया गया है, दैट्स वाई ये सिलेबस वास्ट हो जाते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी को तो कवर किया ही गया है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होनी चाहिए, सो दैट क्वेश्चन जहाँ से आने की संभावनाएं होती उनको चुना जा सके। तो अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में आप देख सकते हो सबसे पहला चैप्टर आपका होगा ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ में वी विल डिस्कस अबाउट यूनिवर्स, काफ़ी ओरिजिन देखेंगे बिकॉज सब इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि यूपीएससी ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती है ना। एक तो आपका कुछ हाइपोथेसिस है उसके बेसिक के बारे में जानेंगे, फॉर एग्जांपल नेबुलर हाइपोथेसिस हो गया, है ना। ये सब बताएगा कि सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ या फिर जो हमारा यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो उन सब थ्योरी के बारे में जानेंगे। और ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इसमें प्रोवाइड करी गई ये इन्फॉर्मेशन उसी पर आप रिलाई करो, उससे ज़्यादा कहीं भी कोई भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन आते ही नहीं है। आप कैसे रियलाइज करोगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए बेस्ट सोर्स है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसको आप देखो कि क्या ओरिजिन ऑफ अर्थ से कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 सालों में, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ यूपीएससी इस पर फोकस कर रही है या नहीं कर रही है। अगर फोकस कर रही है तो आप इसको पूरा रिसर्च कर डालो, लेकिन अगर नहीं पूछ रही है तो रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्टेज होगा, है ना। वैसे नॉलेज इंक्रीज करने के लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अभी प्रीलिम्स नज़दीक है तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो सबसे पहले हम चैप्टर 1 दैट इज ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में देखेंगे, और लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ है। प्रीलिम्स के वेटेज की बात मैंने किया कि ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं, इसलिए सिर्फ बेसिक के बारे में आपको पता होने चाहिए। तो जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ की, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ कहो या फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कहो, कोई ये सेग्रीगेटेड इवेंट नहीं है ना। ये आपका एक ही इवेंट का कंटिन्यूएशन है। दैट्स व्हाई ये जो आपके थ्योरी दिए गए हैं ये आपके प्लेनेट के फॉर्मेशन, स्टार के फॉर्मेशन, इन सब के बारे में समझाते हैं। तो अभी लेटेस्ट में कौन सी थ्योरी चल रही है आपको भी पता है, बिग बैंग थ्योरी, जो एक्सप्लेन करता है यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में, एज वेल एज जो भी आपके गैलेक्सीज हैं या फिर आपके प्लैनेट्स हैं उन सबको एक्सप्लेन करती है। लेकिन जब बिग बैंग थ्योरी नहीं थी तो कौन सी थ्योरी प्रिवेल कर रही थी, तो उसी को हम लोग अर्लियर थ्योरीज कहेंगे, यानी कि जो भी थ्योरीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स और द अर्थ, उसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। एक तो आपका अर्ली थ्योरीज होगा और दूसरा आपका मॉडर्न थ्योरीज होगा, है ना।
अर्ली थ्योरीज में आप देख सकते हो कि जो पहले के साइंटिस्ट रहे हैं या फिर एनालिटिक्स रहे हैं, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये थ्योरीज दिया, क्योंकि उस समय कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण डाटा सफिशिएंसी नहीं हुआ करती थी, और डाटा सफिशिएंसी नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं उनके जो भी थ्योरी थे वो प्रूफ नहीं हो पा रहे थे, इसलिए लंबे समय तक ये थ्योरी चलती रही, है ना, क्योंकि इसको काटने वाला कोई नहीं था। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, उस अकॉर्डिंगली आपका डाटा जनरेशन हुआ, डाटा फैक्ट्स तैयार होती चली गई, और उसके एनालिसिस के बाद आपका ये सब जो थ्योरी है धीरे धीरे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रही, और उसके बाद डायरेक्टली आपका बिग बैंग थ्योरी के रूप में नजर आता है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि जो भी अभी थ्योरी दी जा रही है, चाहे वो बिग बैंग थ्योरी ही हो, ये सब आपका हाइपोथेसिस ही है। हाइपोथेसिस यानी कि अभी के लिए तो ये सच लग रहा है, लेकिन भविष्य में गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक समय तक ये नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, प्लैनेटेशिमल हाइपोथेसिस, ये सब सही माने जाते थे, और जैसे जैसे एविडेंस बढ़ता गया तो इन हाइपोथेसिस पे ऊपर और ज़्यादा क्लियरिटी आती चली गई, और थ्योरीज में कुछ चेंजेस अमेंडमेंट होते चले गए। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, यानी कि दे आर बेसिकली they can be changed over the time depending on the facts and the figures। so ये हमने डिस्कस किया, है ना। तो कौन कौन से अर्ली थ्योरीज आ गए आपके, एक तो नेबुलर हाइपोथेसिस आ गया, दूसरा आपका प्लैनेटेशिमल हाइपोथेसिस आ गया, ये सब आपके अर्ली में आते हैं। और जो मॉडर्न थ्योरीज है विच एक्सप्लेन द क्रिएशन जेनेसिस ऑफ यूनिवर्स, वो है आपका बिग बैंग थ्योरी। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वी मूव टू द नेबुलर हाइपोथेसिस। तो नेबुलर हाइपोथेसिस को किसने प्रोवाइड किया, तो जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट। इमैनुएल कांट आपको पता है, आपके एथिक्स के पेपर में भी आ जाते हैं, इकोनॉमी में भी आ जाते हैं, और ये अब एस्ट्रोनॉमी में भी आ जाते हैं, है ना। तो इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इमैनुएल कांट का, आप यहाँ देख सकते हो, है ना। तो नेबुलर हाइपोथेसिस पहली बार आपके जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट के द्वारा प्रपोज करी गई थी, और जो लैपलेस है, ये दूसरे व्यक्ति हैं, इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस की जो थ्योरी है उसको पढ़ा और उसमें कुछ चेंजेस किया, और उसके बाद इन्होंने रिवाइज्ड थ्योरी 1796 में पब्लिश किया। किसने? लैपलेस ने। तो ओरिजिनली गिवन बाय इमैनुएल कांट, रिवाइज्ड बाय लैपलेस इन 1796। क्या कहता है ये हाइपोथेसिस? तो हाइपोथेसिस को समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम की जरूरत होगी। सबसे पहले आप इसे ऑब्जर्व करो। तो इस हाइपोथेसिस में ये कहते हैं कि जो प्लैनेट्स है वो बेसिकली क्लाउड से बने हैं, क्लाउड से बने हैं, जिसमें आपका एक यूथफुल सन हुआ करता था और रोटेटिंग डिस्क हुआ करता था, और इसी के इर्द गिर्द ये सारे क्लाउड्स बेसिकली रोटेट कर रहे थे, और धीरे धीरे ये जो क्लाउड्स है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्ट होते चले गए, एक्रीट होते चले गए, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में तब्दील होते चले गए। इसको समझने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट लेट से कि आपका एक कोई यूथफुल सन था, है ना, और इसके इर्द गिर्द आपके प्लैनेट्स, वैसे उस समय प्लैनेट्स नहीं थे, 10 पार्टिकल्स थे, ये सब 10 पार्टिकल्स थे, ये सब आपके 10 पार्टिकल्स थे। अब क्या होता है, एक खास बात आप समझते होगे यूनिवर्स की, कि यूनिवर्स में ईच एंड एवरी पार्टिकल पोजेसेस ग्रेविटी। अब ये सब जो पार्टिकल थे इसके अंदर ग्रेविटी थी, है ना। अब ग्रेविटी के कारण क्या हुआ कि ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते चले गए और एक्रीट होते चले गए। अब जैसे जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स अट्रैक्ट हुए तो थोड़े से सॉलिड में बने, उसके बाद जब ये छोटे पार्टिकल्स एक्रीट हुए उसके बाद और ज्यादा एक्रीशन होने लगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो थोड़े और बड़े बन गए, है ना। तो पहले इतने थे, उसके बाद और ज्यादा एक्रीशन हुआ तो फिर इतने बने, फिर और ज्यादा एक्रीशन हुआ तो इतने बने, है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, और ये सारे के सारे रोटेटिंग डिस्क है। जैसे आप सीडी ड्राइव देखते हो उसी को आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो सीडी ड्राइव में क्या हुआ आपका, सीडी ड्राइव में देयर इज ए डीवीडी, है ना, डीवीडी है, और बीच में आपका ये इसको मान लो यूथफुल सन था, और ये चारों ओर आपके क्लाउडी क्लाउड थे, ठीक है, और ये सारे के सारे रोटेट कर रहे हैं, है ना, रोटेट कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये सब धीरे धीरे क्या हो गए, एक एक लोकेशन पर कंडेंस होते चले गए,
जो भी पार्टिकल्स थे वो सब कंडेंस होते चले गए। अल्टीमेटली आउटकम ये रहा कि एक लंबे समय के बाद ये इस रूप में आपके प्लेनेट के रूप में बनते चले गए, है ना। ऐसे ऐसे ये आपका बीच में सन हो गया, है ना, बीच में सन हो गया, और यहाँ पर आपके डिफरेंट प्लैनेट्स का एक्रीशन होके अपने अपने ऑर्बिट में स्थापित हो गए प्लैनेट। तो ये आपका नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी कहता है, जो आपको बताता है सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में, है ना। और दैट्स वाई कहा जाता है कि आपका जो सन है वो 99% ऑफ द मास ऑफ सोलर सिस्टम को एक्वायर किए हुए हैं। और तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले सन एज ए सेंट्रल स्टार वो बना, और उसके बाद वो जो रोटेटिंग डिस्क है पूरा, उसमें जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स थे, दैट इज योर क्लाउड, वो फिर अपने अपने जगह पर कंडेंस होने लगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और फिर ये प्लैनेट का अवतार लेते हैं, प्लैनेट का शेप लेते हैं। ये आपका नेबुलर हाइपोथेसिस सिंपल टर्म्स में कहा गया है। उसके बाद आते हैं अन्य थ्योरिस्ट के ऊपर। 1950 में फिर से इस थ्योरी को रिवाइज किया गया बाय ऑटो एस्किमेडिस जो रशियन थे एंड कार्ल वेजेस्कर जो जर्मन थे, है ना। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने बेसिकली नेबुला, ये जो आपका डस्ट ऑफ क्लाउड यानी क्लाउड ऑफ डस्ट है, इसी को नेबुला का नाम दिया गया, है ना। बात वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये जो आपका सन है ये बेसिकली सोलर नेबुला से सराउंडेड है। सोलर नेबुला और कुछ भी नहीं बल्कि आपके क्लाउड ऑफ डस्ट है, जो मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ होता है, उसी को डस्ट का नाम दिया गया है ना। और हुआ क्या कि ये जो आपके डस्ट थे, यानी कि ये जो आपके क्लाउड्स थे, क्लाउड डस्ट कह सकते हो, इनके बीच में फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन हुआ पार्टिकल्स का, और अल्टीमेटली डिस्क शेप्ड क्लाउड बनने शुरू हो गए, और प्लैनेट्स अल्टीमेटली बनने शुरू हो जाते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। एक्रीशन प्रोसेस मैंने आपको बताया कि ये सारे क्लाउड जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट होते चले जाएंगे और जुड़ते चले जाएंगे। जैसे आप देखते हो कि जो भी वाटर वेपर होता है वो कंडेंस होके एक सॉलिड पार्टिकल यानी कि आइस में जैसे कन्वर्ट होता है, सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर भी लग रहे थे कि यहाँ पर जो आपके गैसियस पार्टिकल्स थे वो सब कंडेंस होने लगे, और अल्टीमेटली एक्रीशन के माध्यम से, एक्रीशन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, उसके माध्यम से ये प्लैनेट के रूप में अवतार लेने लगे। सन का भी कुछ ऐसा ही केस था, लेकिन सन में जो अट्रैक्शन है इतना ज्यादा हुआ, मासेस एक्युमुलेशन इतना ज्यादा हुआ कि पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास आपका सन में मौजूद है ना। दैट्स व्हाई सन सेंट्रल कंपोनेंट बन गया हमारे सोलर सिस्टम का, और जो भी प्लैनेट है उस सन के चारों ओर इर्द गिर्द रोटेट करने लगे। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। एंड नेक्स्ट थ्योरी इज योर प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस आपका 1900 में दिया गया, और इससे देने वाले व्यक्ति थे चैम्बरलिन एंड मोल्टन, और बाद में इसको अदर साइंटिस्ट के द्वारा सपोर्ट भी किया गया, लाइक सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरी। तो बेसिकली प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में सबसे पहली बात तो एक चीज मानी जाती है कि देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ सन, यानी कि सन पहले बन चुका था, और सन के बनने के बाद एक वॉन्डरिंग स्टार यानी कि भटकती आत्मा कह सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ स्टार, वो इर्द गिर्द भटकते 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 सन के नजदीक आ गया। अब सन के नजदीक आ गया यानी कि सन के इन्फ्लुएंस में आ गया, और अल्टीमेटली ये और तेजी से अट्रैक्ट होते चला गया टुवर्ड द सन, और उसके बाद सन से ये टकराया। अब जब ये सन से टकराया तो जो भी सन के मटेरियल थे वो ऐसे करके इमिट हो गए, है ना, ऐसे करके इमिट हो गए, क्योंकि सन में पता है आपको हैवी मासेस है, तो जो टकराया तो ये मासेस सिगार शेप में निकल गए, ठीक है। सिगार शेप में निकलने के बाद क्या हुआ, जो भी मटेरियल्स निकल गए, अब ये वापस में तो सन में नहीं घुस जाएंगे, है ना। तो जब ये आपका स्टार टकरा के, ये तो स्टार आपका आगे निकल गया पतली गली से, बचा ये मटेरियल, तो इस मटेरियल का क्या होगा, ये मटेरियल धीरे धीरे कंडेंस होते चले जाएंगे, और कंडेंस होते होते अपने अपने लोकेशन पर क्या करेंगे, प्लेनेट बना देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर लेट्स से कि यहाँ आपका नेपच्यून बन गया, यहाँ पर आपका
जुपिटर बन गया, यहाँ पर आपका अर्थ बन गया, यहाँ पर आपका मार्स बन गया, तो ऐसे बनते चले गए, है ना। और ये सब आपका एक्रीशन प्रोसेस के माध्यम से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये इन सब के कारण होने लगे। तो ये आपका है प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जिसमें एक आपका भटकती आत्मा लाइक स्टार सन से टकराती है और सन के मटेरियल्स निकलते हैं बाहर, थ्रो आउट हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे यही मटेरियल कंडेंस होने लगते हैं और ये प्लेनेट का रूप लेने लगते हैं, और ऐसे में हमारा सोलर सिस्टम बन जाता है। तो ये हमने कुछ हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें आपका नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया। अब आते हैं द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज योर मॉडर्न थ्योरीज। तो मॉडर्न थ्योरीज में एक ही है, दैट इज योर बिग बैंग थ्योरी, है ना। आपने एटम बम का नाम सुना होगा, है ना। एटम बम कितना छोटा साइज का होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। बिग बैंग थ्योरी भी कुछ इसी प्रकार से है। बिग बैंग थ्योरी में ये कहा जाता है कि पहले कुछ भी नहीं था, यानी कि आज जो आप इतने यूनिवर्स देख रहे हो, मतलब यूनिवर्स के अंतर्गत आप स्टार देख रहे हो, गैलेक्सी देख रहे हो, प्लेनेट देख रहे हो, डस्ट पार्टिकल देख रहे हो, एस्टेरॉयड देख रहे हो, कुछ भी नहीं था। तो क्या था? एक छोटा सा एटम था, सिंगुलर एटम, है ना, सिंगुलर एटम। और ये सिंगुलर एटम में इनफाइनाइट मास एंड डेंसिटी एंड स्मॉलेस्ट वॉल्यूम मौजूद थे, है ना। यानी कि आप समझ सकते हो एक एटम के साइज को आप समझ सकते हो। अगर प्रेजेंट एटम के साइज अभी तो विजिबल भी नहीं होते नेक्ड आई से, और उस समय जब ये आपका बिग बैंग थ्योरी होगा तो उस समय इसी प्रकार के टाइनी बॉल के रूप में, सिंगुलर एटम के रूप में, जिसमें आपका इनफाइनाइट मास एंड डेंसिटी एंड स्मॉल वॉल्यूम और इनफाइनाइट टेम्परेचर से ये टाइनी बॉल बना हुआ था। अब इस टाइनी बॉल को बर्दाश्त नहीं हुआ, सोचा कि भाई साहब कितने लंबे समय तक हम ऐसे बैठे रहेंगे, अब काम धंधा ढूंढने की जरूरत है। अब काम धंधा ढूंढने की जरूरत है तो फिर कुछ ना कुछ चमत्कार तो करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने पड़ेंगे, है ना। तो इनका काम धंधा क्या था? काम धंधा था कि गैलेक्सी बनाओ, प्लेनेट बनाओ, ये सब इनका काम धंधा है। तब काम धंधा करने की शुरुआत ये कर रहे हैं। अल्टीमेटली किसी ने मोटिवेशन दे दिया कि भाई साहब कब तक ऐसे नल्ले बैठे रहोगे, तुमको फटना चाहिए, अपना काम करने की जरूरत है। ज्ञान का बहाव हुआ इस टाइनी बॉल के मन में, और अल्टीमेटली ये फटा, और ऐसा फटा कि लगातार ये काम करते ही जा रहे हैं। आज भी ये सन बना रहा है, हर जगह पर गैलेक्सीज बन रही है, प्लेनेट बन रहे हैं, यूनिवर्स पूरा एक्सपेंड होता जा रहा है। तो इसका काम नेवर एंडिंग है। एक बार इसने काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद ये अपने आप की भी नहीं सुन रहा, है ना, लगातार एक्सपेंड होते जा रहा है। यही है आपका सिंपल कंसेप्ट बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या हो गया? At the initial time there was a tiny ball which was singular atom and as unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density। और जब ये बिग बैंग एक्सप्लोड हुआ, ह्यूज एक्सपेंशन हुआ सारे मटेरियल्स का। शुरुआत में था, आपको पता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि सब कुछ आपके गैसियस फॉर्म में थे। तो जैसे जैसे टाइम लैप्स होता चला गया, उसके बाद पार्टिकल्स बनते चले गए। कैसे पार्टिकल बनते चले गए? टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंस होंगे ना, कंडेंस होंगे तो सॉलिडिफिकेशन होने लगेगा, और अल्टीमेटली पार्टिकल्स गैसियस से आपके सॉलिड पार्टिकल्स बनते चले जाएंगे, है ना। और ये एक्सपेंशन अभी भी चल रहा है, ये तो आपको पता है। और ये जो बिग बैंग एक्सपेंशन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ 13.7 बिलियन ईयर एगो, कहने का मतलब है आज से ठीक 1370 करोड़ साल पहले चले जाओ, उस समय ये एक्सप्लोजन हुआ था। और बिग बैंग के लगभग 3 लाख साल बाद टेम्परेचर अप्रोक्स 4500 केल्विन ड्रॉप हुआ। और जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर ड्रॉप होते हैं तो इसके कारण एटॉमिक मैटर का डेवलपमेंट फॉर्मेशन शुरू होगा और यूनिवर्स धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट बनता चला गया, है ना। तो ये सिंपल से शब्द में आपका बिग बैंग थ्योरी का थ्योरी है। और अब इसके कुछ डिटेल को समझ लेते हैं। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी बिग बैंग वाली। तो बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और ये थ्योरी प्रोपाउंड करी गई थी जॉर्जेस लेमेटर के द्वारा इन द लेट 1920। और एडविन हबल 1920 में ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई साहब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है।
और ये जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है, इसका मतलब ये भी है कि जो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के बीच स्पेसेस भी बढ़ रहे हैं। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने जिंदगी में बैलून जरूर फुलाई होंगी, है ना। अब उस बैलून को एक बार और फुलाना, लेकिन उसको फुलाने से पहले एक काम जरूर करना। वो काम क्या होगा? एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल आपने बैलून लिया, अब इसको आपने फुलाया नहीं, इस पर आप मार्क कर लो, कोई मार्कर ले लो, मार्क कर लो A और B, ठीक है। और आप डिस्टेंस देख लेना, आपने जो भी डिस्टेंस दोनों के बीच रखा है उसको भी देख लेना। उसके बाद आप बैलून को फुलाना शुरू करो। जब आप बैलून को फुलाना शुरू करोगे तो पता चलेगा ये जो मार्क से आपने पॉइंट किया था ये भी दूर चली जाएंगी एक दूसरे से, यानी कि डिस्टेंस दोनों के बीच बढ़ती चली जाएंगी। ऐसा ही यूनिवर्स के लिए हो रहा है। यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहे हैं, देयर बाय जो गैलेक्सी के बीच में स्पेसेस हैं, है ना, वो भी बढ़ते जा रहे हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, है ना, फासले बढ़ते जा रहे हैं। दोनों मिलने के लिए तत्पर हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, बिकॉज यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है ना। तो ये है आपका एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का सिंपल कंसेप्ट। और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएंगे, दूरियां गैलेक्सीज के बीच बढ़ती जाएंगी, दे विल मूव फर्दर अपार्ट। एंड ये जो स्टेजेस है इसके बारे में तो हमने बात किया ही है ना। तो ये बिग बैंग का सिंपल कंसेप्ट था। यहाँ पर देख लो, ये जो एक्सप्लोजन होता है, देख लो कितना छोटा, टाइनी मास, मतलब टाइनी मास नहीं, स्मॉल वॉल्यूम एंड ह्यूज मास, इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट टेम्परेचर, और फटने के लिए तैयार था। और मोटिवेशन मिला कहीं से, पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन मिला, और अल्टीमेटली फट गया। और 13.8 बिलियन ईयर्स एगो ये घटना हुई थी, और फटने के कुछ ही सेकेंड के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनने शुरू हो गए, और अप्रोक्स फटने के 3,80,000 साल बाद इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियाई एक दूसरे से कंबाइन होने शुरू हो गए, अल्टीमेटली एटम बनने शुरू हो गए। और अप्रोक्स 300 मिलियन ईयर्स लाटर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज होने शुरू हो जाते हैं, और 9 बिलियन ईयर्स लाटर फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ, है ना। तो ये हमने कंसेप्ट समझ लिया कि जैसे जैसे आपका ये देख लो, है ना, पहले छोटा था, जैसे कैसे यूनिवर्स आपका एक्सपेंड कर रहा है ना। ये है आपका बिग बैंग थ्योरी। तो होप आपको ये बिग बैंग थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं स्टार के फॉर्मेशन के बारे में, कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जब बिग बैंग थ्योरी, मतलब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, तो शुरुआती दौर में जो भी मैटर और एनर्जी थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं थे। अब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, सब इधर उधर तितर बितर बौख रहे हैं, कोई इधर भटक रहा है, कोई उधर भटक रहा है, कोई इससे टकरा रहा है, कोई उससे टकरा रहा है। ये सब घटनाएं यूनिवर्स में हो रही थी, है ना, आज भी हो रही है, लेकिन उस समय काफी ज्यादा हो रही थी, बिकॉज आपका इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, है ना। जैसे कोई भीड़ होते हैं और भीड़ में कौन सा व्यक्ति किधर जाएगा कुछ पता नहीं होता, जिसने धक्का मार दिया उधर डायरेक्शन चला जाता है, जिसने दूसरे को धक्का मार दिया उधर डायरेक्शन चला जाता है। ऐसी स्थिति उस समय आपका यूनिवर्स में चल रहा था। तो इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस में जो थे बिटवीन द पार्टिकल्स, इसके कारण क्या हुआ, अट्रैक्शन शुरू हुआ, है ना। यानी कि लेट्स से एक पार्टिकल है A और दूसरा पार्टिकल है B। अब A पार्टिकल कुछ ज्यादा ताकतवर है B से, तो A जो है B को अपने इन्फ्लुएंस में ले आएगा, है ना। तो वही हुआ, आज आप देखते हो सन एंड द सोलर सिस्टम, जो भी प्लैनेट्स है वो सन के इन्फ्लुएंस में है। क्यों है? बिकॉज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सन का काफी ज्यादा है। उसी प्रकार से ग्रेविटी आपका उस समय के जो भी पार्टिकल्स थे, कोई भी बॉडी जिसकी मास होती है उसमें ग्रेविटी होती है। अब कौन किसको अट्रैक्ट करेगा वो डिपेंड करता है मास किसका ज्यादा है। तो जो भी ताकतवर मास वाला होगा उसको वो अट्रैक्ट करेगा लेस ताकतवर वाले को। तो वैसे ही जो भी पार्टिकल्स थे अट्रैक्ट होते चले गए, है ना, अट्रैक्ट होते चले गए। तो ये आपका कंडेंस होता चला गया और साइज बढ़ते चले गए। पहले इतने छोटे थे, तो उसके बाद कंडेंस हो गए, इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, और जितना ज्यादा बढ़ता चला गया उतना ज्यादा ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होती चली गई और तेजी से अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। और अल्टीमेटली ये आपका किसमें बनेगा, स्टार का फॉर्मेशन होगा। स्टार में आपका इंटेंस मास एक्यूमुलेट होता है ना। एंड these form the basis for development of galaxy। और गैलेक्सी आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ स्टार, तो गैलेक्सी तो स्टार का खजाना ही है। और
ये स्टार भी बने कैसे? सारे जो आप प्लेनेटरी बॉडीज देख रहे हो या फिर जो आप स्टार्स देख रहे हो, ये सब डस्ट पार्टिकल्स के एक्यूमुलेशन एंड एक्सक्रीशन के ही कारण बने हैं, है ना। और गैलेक्सी की बात आपको भी पता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, है ना। फॉर एग्जांपल जो आपका मिल्की वे गैलेक्सी है ना, हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। इस मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों अरबों तारे हैं, डस्ट हैं, प्लैनेट्स हैं, है ना। हमारे सोलर सिस्टम में तो 8 ही प्लैनेट है और 1 स्टार है, लेकिन जब हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर जाएंगे तो फिर बहुत सारे स्टार्स एंड प्लैनेट्स मिलेंगे। दैट्स व्हाई ये कहा जाता है ना कि एक्सोप्लैनेट की खोज करी गई है ना, स्टार की खोज करी गई। ये कैसे संभव है? बिकॉज ये मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ हमारे ही स्टार और प्लैनेट नहीं, बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं और उसे अभी धीरे धीरे खोजा जा रहा है ना। और ये जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी कैसे बनता है? तो गैलेक्सी के फॉर्मेशन का भी वही कारण है, एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड, और उसी वेरी लार्ज क्लाउड को नेबुला कहा जाता है। और हमने नेबुलर हाइपोथेसिस भी देखा, और यही जो ग्रोइंग नेबुला है वो क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये जो आपके नेबुला है, लेट्स से कि ये क्लाउड है, धीरे धीरे यही क्लाउड अपने लोकेशन पर कंडेंस होने लग जाते हैं, है ना। लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैसेस कहेंगे इन्हें, और ये धीरे धीरे जो लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैसेस है वो ग्रो होने लगते हैं और ज्यादा डेंसर होने लगते हैं, और अल्टीमेटली राइज ऑफ स्टार्स होता है। तो यहाँ आप देख लो, ये फॉर्मेशन ऑफ स्टार के बारे में बताया गया है। लेट्स से कि ये जो आपका, इसी को आप नेबुला कह लो, ठीक है, जो आपके डस्ट या क्लाउड है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा इसके अंदर, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस देख लो कैसे अट्रैक्ट कर रही है। और इतना अट्रैक्ट ही नहीं कर रही है बल्कि स्टार को शेप भी दे रही है, बिकॉज चारों तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्सेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है शेप भी इसे मिलेगा। और अल्टीमेटली क्या आउटकम होता है? तो प्रोटोस्टार का डेवलपमेंट होगा। प्रोटोस्टार यानी कि स्टार फॉर्मेशन के पहले का जो इनिशियल फेज होता है प्रोटोस्टार। फॉर एग्जांपल प्रोटोप्लैनेट आपने सुना होगा, प्लैनेट फॉर्मेशन के पहले का जो स्टेज होता है उसको प्रोटोप्लैनेट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, ये आपका प्रोटोस्टार बन गया, ये है आपका प्रोटोस्टार, और उसके इर्द गिर्द पूरा आपका क्लाउड है, डस्ट क्लाउड, जो कि आपका प्रोटोप्लैनेटरी क्लाउड है। भविष्य में यही डिस्क ऑफ क्लाउड प्लैनेट का निर्माण करवाएगा, है ना। तो ये हमने प्रोटोस्टार देख लिया, और ये डिस्क उसके सराउंडिंग जो क्लाउड पार्टिकल्स है वो है। उसके बाद आप देख लो, ये स्टार बन गया, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और स्ट्रॉन्ग मास हो गई इसकी। अब उसके इर्द गिर्द ये आपका प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनेगा। अब ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल स्टार, बिकॉज इसमें ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये इसको अट्रैक्ट किए हुए है ना। और उसके बाद आप देख लो, ये सब रोटेटिंग डिस्क है, सब रोटेट कर रहा है, एवरीवन इज रोटेटिंग एंड एवरीवन हैविंग द ओन ग्रेविटी। और आप देख लो, सेंट्रल स्टार बन गया। अब यही हिस्सा आपके प्लेनेट के फॉर्मेशन में होता है ना। ये जो आपका डिस्क था, डिस्क जाहिर सी बात है क्लाउड का बंच है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो भी पार्टिकल्स थे एक दूसरे से अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, और डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट प्लैनेट्स का निर्माण होता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका लेट्स से कि ये है, और अल्टीमेटली ये आपका सेंट्रल स्टार बन गया। ये सब क्लाउड था, और यहाँ पर आपका लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैसेस का अट्रैक्शन होना शुरू हुआ, और इसने अपनी ऑर्बिट बना दी। यहाँ पर अट्रैक्शन होना शुरू हुआ, इसने अपनी ऑर्बिट बना दी, और इस हिसाब से आपका स्टार बना, प्लैनेट्स बने, प्लैनेटरी डेब्रिस बने इन द फॉर्म ऑफ एस्टेरॉइड, है ना। जो प्लैनेट नहीं बन पाए वो क्या बन गया? एस्टेरॉइड बन गया, है ना। और फिर आपका पूरा आउटकम क्या होता है? देयर इज अ सेंट्रल स्टार एंड देयर इज अ प्लैनेटरी सिस्टम, और सेंट्रल स्टार के इर्द गिर्द रोटेट करेगा आपका पूरा प्लैनेट। तो ये आपका पूरा स्टार फॉर्मेशन, प्लैनेट फॉर्मेशन, गैलेक्सी फॉर्मेशन, इवन यूनिवर्स फॉर्मेशन, इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट इज योर फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट वही जैसा कि मैंने बोला, ये जो स्टार है, स्टार आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस विद इन ए नेबुला। नेबुला पूरा क्लाउड हो गया, और उसी क्लाउड का जब अट्रैक्शन होता है तो वो स्टार का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है विद इन द लंप, इसके कारण
जो भी आपका गैस क्लाउड था कोर बनेगा। स्टार में भी आपका क्या है, देयर इज ए कोर, प्लेनेट में भी क्या है, देयर इज ए कोर। तो ये कोर का फॉर्मेशन करता है और उस कोर के अराउंड, यानी कि जो स्टार है उसका कोर है, उस कोर के अराउंड आपका डस्ट क्लाउड डेवलप होता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। ये तो हमने बात किया ही है ना, यही स्टेज है आपका। ये आप देख सकते हैं ना, ये प्रोटोस्टार और उसके अराउंड डिस्क बना, और जब ये फुल स्टार बन गया तो ये आपका प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बना, विच इज आल्सो ए क्लाउड। एंड नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये जो क्लाउड है ये कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे और मैटर जो है अराउंड द कोर वो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट में डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड कंडेंसेशन। और ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट धीरे धीरे बनने लगेंगे, अब एक दूसरे से टकराने लगते हैं। अब एक दूसरे से टकराने लगेंगे तो टकराते हैं तो ये फिर उनसे मिक्स हो जाते हैं, है ना। तो मिक्स हो जाएंगे तो साइज बढ़ने लगेगा, है ना। तो पहले क्या बनता है, प्लैनेटेसिमल्स बनते हैं। प्लैनेटेसिमल्स यानी कि छोटे छोटे बॉडीज बनेंगे, है ना। और जब ये छोटे छोटे बॉडीज एक दूसरे से टकराते हैं, कॉलिजन करते हैं, तो ये लार्जर बॉडीज बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स तो बन गए, अब ये जब एक दूसरे से टकराएंगे तो ये बड़े साइज के बन जाएंगे, है ना। फिर ये एक दो से टकराएंगे तो और बड़े साइज का बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका प्लैनेटेसिमल्स और प्लैनेटेसिमल्स के बाद आपका प्लैनेट बनता है ना। तो देख सकते हो लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कॉलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये एक बार जब टकरा जाते हैं तो इसको सेपरेट होने नहीं दिया जाता। तो प्लैनेटेसिमल्स आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज। फाइनल स्टेज में क्या हो रहा है, ये जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स है एक्रीट होते हैं टू फॉर्म फीवर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट, और उसके बाद हमारा प्लैनेट का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो ये हमने पूरी थ्योरी डिस्कस करी, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, इन सब के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट इज आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में फॉर्मेशन हमने बताई ही है, सब वही कंसेप्ट यूज किए गए हैं। तो अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम के बेसिक डिटेल की, तो क्या कंपोजिशन है हमारे सोलर सिस्टम का, तो सिंपली हमारा एक प्यारा सा स्टार है सूर्यदेव, जिसको, और ये तो आपको पता ही होगा कि सूर्य जो है ये आपका स्टार है। और इस सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लेनेट हैं और 63 मून से, 63 मून कहने का मतलब डिफरेंट प्लैनेट्स, उनके अपने अपने मून हैं, और बहुत सारे संख्या में आपके एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, और डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस भी मौजूद हैं। और सन सेंट्रल स्टार है। सेंट्रल स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम का मतलब ये है कि ये मुखिया है पूरे सोलर सिस्टम का। इसी के इर्द गिर्द पूरा जो प्लैनेट है हमारा 8 का 8 प्लैनेट ये राउंड रोटेट करते रहता है ना। और सन का प्रभाव काफी ज्यादा रहता है, सन काफी ज्यादा ताकतवर है और अपने इन्फ्लुएंस के अंतर्गत सबको रखे हुए रहता है। दैट्स व्हाई कोई भी प्लैनेट हो वो सन के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को नहीं तोड़ पाता, और जो आपका ऑर्बिट बना हुआ था उस ऑर्बिट के अराउंड ये रोटेट करते रहते हैं, है ना। यानी कि बात मानते हैं सन का, कहने का मतलब ये हुआ। तो आप देख सकते हो 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। वन इज योर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इसका शॉर्ट कोड, चीटिंग कोड जो आपको यूपीएससी के लिए याद रखना है या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखने, क्योंकि ऐसे पूछा जा सकता है कि सन के सबसे नजदीक, उसके बाद क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई का मतलब मरकरी, वी का मतलब वेनस, ई मतलब अर्थ, एम मतलब मार्स, जे मतलब जुपिटर, एस मतलब सैटर्न, यू मतलब यूरेनस एंड एन मतलब नेपच्यून। और नेपच्यून याद रखना है आपका सबसे दूर वाला प्लेनेट है और मरकरी सबसे क्लोजेस्ट टू द सन वाला प्लेनेट है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि मरकरी आपका स्मॉलेस्ट प्लेनेट है ऑफ ऑल अदर 8 प्लेनेट एंड नियरेस्ट प्लेनेट है टू द सन। लेकिन जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि आपको ऐसे लगता होगा क्योंकि मरकरी सन के काफी ज्यादा नजदीक है तो मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट होगा पूरे सोलर सिस्टम में, तो ये गलत है। इसका कारण ये है कि मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, यानी कि मरकरी के एटमॉस्फेयर में कोई ऐसी गैसेस है ही नहीं जो सन के हीट को एब्जॉर्ब करता हो, है ना। जब सन के हीट को ही एब्जॉर्ब नहीं करता है तो जो भी हीट मरकरी के ऊपर आती है, उसके सरफेस पर आती है, वो
रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर उसका बढ़ नहीं पाता है। जबकि वेनस की बात करें तो वेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड भरे पड़े हैं। अब आप सोच के देख लो, अर्थ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो अर्थ वार्म होने लगती है, डिस्पाइट कि सन के तरफ से उतना ही रेडिएशन आता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% वेनस में उपलब्ध है, तो जो भी रेडिएशन सन के द्वारा वेनस के एटमॉस्फेयर में आ रहा होगा, लंबे समय तक उस हीट को वेनस एब्जॉर्ब करके रखता होगा। अब उसी के कारण वेनस का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द अदर प्लेनेटरी बॉडीज, है ना, अलोंग विद सल्फ्यूरिक एसिड का भी क्लाउड है ना। और कुछ डिटेल की बात करें तो वेनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, अर्थ जुड़वा, बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड शेप एंड इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, दैट्स व्हाई वेनस को अर्थ ट्विन कहते हैं। आप साइज भी देख लो, है ना, अर्थ और वेनस दोनों के सिमिलर साइज लग रहे हैं। और ये जरूर याद रखना है, मार्स का जो साइज है अर्थ से छोटा है ना। और जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है, आपको ही पता है। आपको प्रीलिम्स के लिए दो चीजें याद रखनी है, जुपिटर का जो मून है और सैटर्न का जो मून है ना, और मार्स का जो मून है। ये 2-3 मून के एग्जांपल याद रखने को काफी ज्यादा न्यूज में आती है। अभी गैनीमेड मून न्यूज में आई थी जो कि जुपिटर का मून है, और ये गैनीमेड लार्जेस्ट मून है इंटायर सोलर सिस्टम का, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जो जुपिटर है लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसका जो एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एमोनिया ये सब मौजूद है। और दो बातें याद रखनी है आपको कि आपका जो इंटायर प्लेनेट है, सिर्फ उसमें अगर 2 प्लेनेट को छोड़ दे तो सारे जो बचे प्लेनेट है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, यानी कि सेम डायरेक्शन जो अन्य प्लेनेट रोटेट करते हैं उसी डायरेक्शन में ये प्लेनेट रोटेट करते हैं, एक्सेप्ट 2 जो इन 6 प्लेनेट के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है। और वो 2 एक्सेप्शन कौन है, यूरेनस और वीनस। कैसे याद रखोगे, यूवी रेज का नाम आपने सुना होगा, यूवी रेज कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज होते हैं। तो ये भी याद रखना है कि ये जो 2 प्लेनेट है ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेनेट है, अपनी मनमानी करते हैं। भले ही सन इसको डायरेक्शन देता है, अगर बेटा इधर मूव करो, इस डायरेक्शन में मूव करो, तो ये वेनस और यूरेनस बोलता है ना पापा जी हम तो उल्टे डायरेक्शन में मूव करेंगे, और यूवी जो है उल्टे डायरेक्शन में मूव करता है ना। तो प्लूटो आपको पता है ये डॉर्क प्लेनेट है, यानी कि पहले तो प्लेनेट था, प्लेनेट का दर्जा इससे छीन लिया गया 2006 में, और अल्टीमेटली ये डॉर्क प्लेनेट का दर्जा इसको प्राप्त हो गया। तो ये हमने डिस्कस किया पूरे सोलर सिस्टम के बारे में। और सोलर सिस्टम में 2-3 कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये देख लो कि एस्टेरॉयड बेल्ट, ये जुपिटर है और ये मार्स है, और जुपिटर और मार्स के बीच आपका ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट बेसिकली रॉकी मटेरियल्स ही होते हैं जो सन के इर्द गिर्द रोटेट करते रहते हैं। कभी कभी इन एस्टेरॉयड का मन भटक जाता है तो अपने ऑर्बिट को चेंज करके ये अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं, अर्थ से टकराने का प्रयास करते हैं, या फिर मार्स के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं, मार्स से टकराने का प्रयास करते हैं, इवन अर्थ के मून से भी टकराने का प्रयास करते हैं। दैट्स व्हाई मून में एस्टेरॉयडिक इंपैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेटर। तो ये है। और क्यूपर बेल्ट को देख लो, बियॉन्ड नेपच्यून, है ना, ये आपके क्यूपर बेल्ट है, ठीक है। और इरिस भी याद रखना है, इरिस भी आपका प्लूटो की ही तरह ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। एंड अदर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था पहले, है ना, जोवियन प्लेनेट का मतलब क्या हुआ, तो वैसे तो काफी पहले पूछा था, तो याद रखना है। तो बेसिकली जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के पोजीशन के आधार पर, यानी कि जो प्लैनेट का पोजीशन है उसके आधार पर हम प्लैनेट्स को 2 भाग में बांट देते हैं। एक तो इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं उसे, दूसरा आउटर या फिर जोवियन प्लैनेट कहते हैं। तो ये जो आपका मार्स है ना, मार्स के बियॉन्ड आप एक लकीर खींचो, और मार्स इस लकीर के पीछे जो भी प्लैनेट आ रही है, जैसे मार्स है, वेनस है, अर्थ है, मरकरी है, ये आपके इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाएंगे। और इस लकीर के बाद जो भी प्लैनेट आपको नजर आ रहे हैं अपनी आंखों से, जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो, नेपच्यून हो, है ना, ये सब आपके जोवियन प्लैनेट है, गैस जिएंट है। ये सब की साइजेज बड़ी है, साइजेज बड़ी होने का कारण यही है कि ये सब गैसियस प्लैनेट है, और गैसियस प्लैनेट जाहिर सी बात है
इनके साइजेस काफी ज्यादा बिगर होते हैं। ये कंप्लीटली सॉलिड के रूप में कंडेंस नहीं हो पाया है, जैसा कि मरकरी, अर्थ, वेनस, मार्स का कंसोलिडेशन हुआ है इनटू द सॉलिड सरफेस। ऐसा सॉलिडिफिकेशन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है उसे भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये आप देख लो, इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जैसा कि मैंने बात करा, क्योंकि ये सॉलिड सरफेसेस है उनकी, तो हाइयर डेंसिटी होती है एंड सॉलिड रॉकी सरफेस, और 4 ही हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। और ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ये बेसिकली बनी थी इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द सन, क्योंकि आप देख सकते हो सन के काफी नजदीक ये सब प्लैनेट है कि नहीं, और इतने नजदीक हैं कि सन की जो हॉटनेस वाली रेडिएशन है ना, इतनी ज्यादा मजबूत है इन प्लैनेट्स के ऊपर कि जो आपके प्रोटो गैसेस थे, हीलियम, हाइड्रोजन वाले गैसेस, ये कहीं ना कहीं इनके एटमॉस्फेयर में सरवाइव नहीं कर सके, और अल्टीमेटली इन सारे गैसेस को जाना पड़ा। अब जब ये सारे गैसेस चले गए तो बचा क्या? रॉकी सरफेस बचा, है ना। दैट्स व्हाई ये जो आपके इनर या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इनमें आपको ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। इट इज ऑल बिकॉज जो सोलर विंड ब्लो करती हैं फ्रॉम द सन, इन्होंने सारे गैसेस को भगा दिया, सारे डस्ट को भगा दिया जो इनके इर्द गिर्द मौजूद थे, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट। तो अल्टीमेटली ये आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के रूप में फॉर्म हुआ। दैट्स व्हाई टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैव ए रॉकी सरफेस, बिकॉज सारे गैसेस चले गए तो बचा क्या? रॉकी सरफेस बचा। जबकि जोवियन प्लैनेट या फिर आउटर प्लैनेट जिसको कहते हैं, तो इनकी लोअर डेंसिटी, और इनमें भी 4 प्लैनेट के नाम आ जाते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और सोलर विंड तो यहाँ तक भी पहुंचती है, लेकिन इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं है कि ये सारे इनके जो गैसेस हैं जो सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हैं उनको हटाने में असक्षम रहे, है ना। दैट्स व्हाई ये प्री एग्जिस्टिंग गैसेस रिमूव नहीं हो पाया, और इनको हम गैसियस सरफेस वाला प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि गैसेस हट ही नहीं पाए, और गैसेस हट ही नहीं पाए तो फिर इनके सॉलिड सरफेस नजर ही नहीं आते। तो ये हमने बेसिक कंपैरिजन देख लिया इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का या फिर जोवियन प्लैनेट का। नाउ ये थोड़ा सा कंपैरिजन है बिटवीन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट। तो लोकेशन की बात करें तो वही है, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बने हैं, इट हैज फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ पैरेंट स्टार, दैट इज आवर सन, एंड जो टू वार्म फॉर द गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल। तो वही बात है, इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि गैसेस जो है टिक नहीं पाए, और अल्टीमेटली इनको जाना पड़ा, एंड वी हैव द सॉलिड रॉकी सरफेस। एंड इफेक्ट ऑफ सोलर विंड के कारण क्या हुआ? लॉट ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल इन सबको भगा दिया, और अल्टीमेटली वी गॉट द रॉकी सरफेस। और साइज की बात करें तो आपका लो ग्रेविटी, और ये स्केपिंग गैसेस को होल्ड भी नहीं कर पाए, है ना। क्यों? बिकॉज साइजेस काफी कम है, मासेस काफी कम है। आउटर प्लैनेट के तो मासेस काफी ज्यादा हैवी है ना, तो जो भी गैसेस सोलर विंड भगाना चाह रहा था उसको असक्षमता से भगा दिया, बिकॉज गैसेस को रोक नहीं कर पाए। क्यों नहीं रोक पाए? ग्रेविटी कम थी, ग्रेविटी कम है तो फिर रोक नहीं पाएंगे, है ना। बट डेंसिटी हाइयर है। और जोवियन प्लैनेट की बात करें तो डिस्टेंट लोकेशन, और सोलर विंड वेर नॉट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द जोवियन प्लैनेट। और एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा थिक है। क्यों थिक है? बिकॉज गैसेस हटा ही नहीं पाए तो थिक हो गया एटमॉस्फेयर, और डेंसिटी लोअर है। अब आते हैं कि हमारा प्यारा मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जो मून की फॉर्मेशन है उसके पीछे भी एक थ्योरी दी जाती है। वो थ्योरी ये है कि हमारा प्यारा अर्थ बन चुका था, और बनने के बाद ये मजे में था। उस समय अर्थ काफी ज्यादा मोल्टेन फेज में था, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा थी, तो अपना मौज मस्ती अर्थ कर रहा था। अब अचानक से एक भटकती आत्मा फिर से पहुंचता है, और वो अर्थ के नजदीक आता है, और अर्थ के नजदीक ही नहीं आता है बल्कि अर्थ से टकराने का प्रयास करता है। अर्थ से टकराता भी है, और टकराने के बाद चूंकि अर्थ मोल्टेन स्टेज में था, तो जो भी मटेरियल्स टकराए इस भटकती आत्मा वाले प्लैनेट के साथ, ये मटेरियल पूरा स्पेस में तितर बितर हो गया, है ना। देख सकते हैं ये डेब्रिस के रूप में स्प्रेड हो गए इन द स्पेस। अब चूंकि अर्थ के पास अपनी ग्रेविटी है, तो ये डेब्रिस को ज्यादा दूर तक जाने तो देगा नहीं। साथ ही साथ अब ये जो डेब्रिस निकल कर आए हैं, इन पार्टिकल्स के बीच अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होंगे। धीरे धीरे ये जो डेब्रिस है मीटिंग बैठाते हैं कि भाई साहब अब तो अर्थ से अलग हो ही गए हैं, है ना।
अब क्या करते हैं, अब अपना ही एक प्लेनेट बना लेते हैं। प्लेनेट कहने मतलब अपना ही एक बॉडी बना लेते हैं बाय अट्रैक्टिंग, बाय कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर। तो अल्टीमेटली मीटिंग हुआ, मीटिंग खत्म हुआ, मीटिंग से सहमति से ये फैसला लिया गया कि अब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे और मजबूत बॉडी के रूप में निर्माण करेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि हम अर्थ से बने हैं तो अर्थ का भी सम्मान करेंगे। और सम्मान कैसे करेंगे, तो अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करेंगे, अर्थ की निगरानी रखेंगे कि भाई साहब कोई दूसरा परेशान तो नहीं कर रहा है। इसलिए ये आपका अर्थ के अलोंग रोटेट करने वाला बॉडी बन गया, दैट इज योर मून। और ये डेब्रिस का कारण बना है ना, जो भी अर्थ के डेब्रिस थे उसका जब एक्युमुलेशन हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, तब जाके ये मून बनता है। एंड वी हैव द अर्थ, और मून अर्थ के चारों ओर इर्द गिर्द रोटेट करता है ना। तो अर्थ का बात मानता है मून, क्योंकि मून उसी से बना है। ये हाइपोथेसिस है आपका, है ना। तो देख सकते हो मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और इसका जो डायमीटर है वो ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और जो अर्थ और मून के बीच की जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर की है। और मून टाइडली लॉक्ड है टू द अर्थ। ये टाइडली लॉक्ड कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। टाइडली लॉक्ड हम तब कहते हैं जब जो आपके ऑब्जेक्ट हैं उसका रोटेशन और जो रिवोल्यूशन पीरियड है, यानी कि एक तो वो रोटेट, कोई भी प्लैनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट एक तो वो रोटेट करता है और किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है ना। तो टाइडली लॉक्ड का यहाँ पर मतलब हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसका जो रोटेशन पीरियड है एज वेल एज रिवोल्यूशन पीरियड है वो टैली कर जाती है ना। यानी कि अगर मून की ही बात करें तो 28 डेज में मून अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट भी करता है, और इसी 28 डेज में मून जो अर्थ का ऑर्बिट को कंप्लीट भी करता है, अपने एक ऑर्बिट को अर्थ की इर्द गिर्द कंप्लीट भी करता है, यही 28 दिन में। तो ऐसे ही इवेंट को हम टाइडली लॉक्ड इवेंट कहते हैं। इसका मतलब हुआ मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज व्हिच इज द सेम टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। यही बात मैंने कहा। And as a result of tidal locking, only one side of the moon is visible to us on the earth from the earth. ये आपने सुना होगा, क्यों आखिरकार एक ही साइड मून के विजिबल होते हैं और इसके बैक साइड के बारे में हमें उतना पता भी नहीं है, और उसके लिए बहुत सारे खर्च किए जाते हैं, रॉकेट सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, है ना, टू गैदर द इंफॉर्मेशन की फार्दर साइड बैक साइड ऑफ मून में है क्या आखिर, है ना। तो ये कारण क्यों हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टाइडली लॉक्ड मैकेनिज्म जो मून में देखा जाता है, जिसमें आपका रोटेशन और रिवोल्यूशन टाइम दोनों सेम है ना। और जनरली इट इज बिलीव्ड दैट फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ वो आउटकम है जायंट इंपैक्ट, या फिर व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज बिग स्प्लैट। याद रखना है बिग स्प्लैट ये एसोसिएटेड है आपका फॉर्मेशन ऑफ मून के बारे में। यूपीएससी ऐसे ही पूछ देगा, द बिग स्प्लैट कंसेप्ट इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ मून, फॉर्मेशन ऑफ बिग बैंग थ्योरी, ऐसे पूछ देगा, है ना। तो आपको ये क्लियर रखना है बिग स्प्लैट के बारे में, है ना। एंड ए बॉडी ऑफ साइज ऑफ 1, तो क्या थ्योरी कहता है कि भाई साहब एक बॉडी थी ऑफ साइज 1 to 3 टाइम दैट ऑफ मार्स, ये अर्थ के साथ कोलाइड होते हैं शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड, और उसके बाद टकराने के बाद लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ जो भी मटेरियल है वो स्पेस में छितरा गया, यानी कि तितर बितर हो गया। एंड ये जो पोर्शन है ब्लास्टेड मटेरियल का, उसके बाद ये रोटेट करता रहा अर्थ के ऑर्बिट में, और इवेंचुअली प्रेजेंट में आपका मून बनता है अप्रोक्स 4.44 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये है टाइडल लॉकिंग की बात हमने करी ही। टाइडल लॉकिंग इज द नेम गिवन टू द सिचुएशन जब किसी ऑब्जेक्ट की जो ऑर्बिटल पीरियड है वो मैच कर जाती है रोटेशनल पीरियड से, ये याद रखना है ना। और मून टाइडली लॉक्ड है अर्थ से, इसका मतलब ये है कि इस टाइडल लॉकिंग के कारण मून सिर्फ एक ही फेस हमारे प्लेनेट को दिखाता है, एक ही चेहरा दिखाता है। और टाइडल लॉकिंग इज व्हेन ए बॉडी इन स्पेस ऑर्बिट्स अनदर बॉडी इन ए वे कि जो बॉडी का ईयर है एंड डे है वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। इसका मतलब ये है कि बॉडी स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस वंस फॉर ईच टाइम एंड इट ऑर्बिट्स अराउंड अनदर स्पेसिफिक बॉडी इन स्पेस। तो वही है, सिंपल कंसेप्ट याद रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। तो इक्वल ईयर्स इन इक्वल डेज होने के कारण ये जो ऑर्बिटिंग बॉडी है ये सेम साइड ऑफ इट्स फेस दिखाते हैं टू दोज लुकिंग इट फ्रॉम द अदर बॉडी। फॉर एग्जांपल अर्थ से अगर हम देखते हैं मून को तो एक ही फेस दिखाई देता है, दूसरा फेस दिखाई नहीं देता है। वी सी द सेम साइड ऑफ द मून नेवर गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ इट्स अदर साइड फ्रॉम द अर्थ बिकॉज ऑफ द मून इज टाइडली लॉक्ड टू द अर्थ
एंड मून देख लो ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ एवरी 28 डेज, और मून कंप्लीटली अपने एक्सिस पर रोटेट करता है 28 डेज में। कहने का मतलब ये है कि ये अर्थ है लेट से, और ये आपका मून है, तो मून आपका अर्थ के ऑर्बिट, मतलब मून जो है अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करता है, और रोटेट नहीं रिवॉल्व करेगा 28 डेज में। और ये मून है, मून का अपना भी एक्सिस है, और अपना भी एक्सिस में ये क्या करेगा 28 डेज में ही रोटेट करेगा, जिसके कारण टाइडली लॉक्ड इवेंट का जेनेसिस होता है, और हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड ऑफ द मून देखने को मिलते हैं। नाउ वी हैव द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में एस्ट्रॉइड के बारे में जान लो। एस्ट्रॉइड आपके स्मॉल रॉकी बॉडीज हैं जो सन के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं। कहाँ तो ये जाता है कि एस्ट्रॉइड बेसिकली वो रॉकी बॉडी है जो प्लेनेट नहीं बन पाए, है ना। और वैसे तो आपको याद रखना है रॉकी बॉडी दैट ऑर्बिट्स द सन, एंड मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड इन आवर सोलर सिस्टम वो आपका मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलता है। और मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट जैसा कि मैंने इमेज में आपको दिखाया था, इट इज ए रीजन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। बट ऐसा नहीं है कि एस्ट्रॉइड सिर्फ इसी बेल्ट में मिलेंगे, ये दूसरे बेल्ट में मिल सकते हैं, है ना। लेकिन एस्ट्रॉइड की एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारी ये है कि ये शराब पी लेता है और कभी कभी इसका मूड भटक जाता है और अल्टीमेटली अपने ऑर्बिट से निकलकर दूसरे के ऑर्बिट में टांग लगाता है ना। जिसके कारण होता क्या है कि जो अदर प्लैनेट्स है उनको खतरा आ जाती है। और खतरा किस बात की कि ये एस्ट्रॉइड जो है चूंकि पिए हुए होता है, इसको नशा होता है, तो अल्टीमेटली पता नहीं होता है कि किससे टकराना नहीं टकराना, अपना रास्ता भी ये भटक जाता है और अल्टीमेटली ये दूसरे प्लेनेट से टकराने की संभावना रखता है। दैट्स व्हाई अर्थ हो या फिर कोई अन्य प्लेनेट हो, इतिहास में भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड टकराए हैं। मून का ही एग्जांपल देख लो, मून में इतने सारे क्रेटर है, क्यों है? बिकॉज आपका एस्ट्रॉइडिक इम्पैक्ट हुआ है, बहुत सारे एस्ट्रॉइड आए हैं, मून में टकराए हैं। इवन अर्थ में जो आप महाराष्ट्र का लोनार लेक देखते हो, कहा जाता है कि वो आपका एस्ट्रॉइडिक इम्पैक्ट ही है, और इसीलिए अर्थ को भी एस्ट्रॉइड से खतरा है। बिकॉज ये कभी भी शराब पीकर भटक जाते हैं और अल्टीमेटली किसी दूसरे प्लेनेट के घर में घुस के और उनको डिस्ट्रॉय करने का, उनको इम्पैक्ट करने का प्रभाव काम करते हैं, है ना। तो देख सकते हैं, बट दे कैन आल्सो हैंग आउट इन द लोकेशन अराउंड द सोलर सिस्टम। फॉर एग्जांपल सम एस्ट्रॉइड ऑर्बिट द सन इन ए पाथ दैट टेक्स देम नियर द अर्थ। और अभी हाल ही में सुना होगा कि ये जो एक एस्ट्रॉइड है वो नियर बाय पास करेगा फ्रॉम द अर्थ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टकराएगी नहीं। तो ये है। मेट्रॉइड्स की बात करें, वही बात है, मेट्रॉइड्स यानी कि जो एस्ट्रॉइड है, ये एस्ट्रॉइड अपने बेल्ट में भटक रहे होते हैं और भटकते भटकते मूड चेंज हो गया। अल्टीमेटली सोचा कि चलो अब दूसरे के घर में झांकते हैं। अब दूसरे के घर में झांकने का मतलब ये है कि अपने ये बेल्ट से निकलेंगे और उसके बाद दूसरे प्लेनेट के नजदीक आना शुरू कर देंगे। अब जब ऐसा इवेंट होता है कि अपने बेल्ट से निकलकर दूसरे प्लेनेट के नजदीक आने लगते हैं, तो इसे हम मेटेरॉइड कहते हैं, है ना। और मेटेरॉइड कैन आल्सो कम फ्रॉम कॉमेट, ये बात है। और मेट्योर्स की बात करें तो मेट्योर्स क्या है? तो जो मेट्रॉइड है, जो जिन्होंने अपना रेगुलर ऑर्बिट को खोया और अल्टीमेटली दूसरे बॉडी के नजदीक आने लगे, और यही जब अर्थ के नजदीक आने लगता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है, और जाहिर सी बात है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करे जाएंगे तो अर्थ के एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन काज करता है, जिसके कारण इनके मटेरियल्स को ये जला देते हैं। जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये एस्ट्रॉइड के मटेरियल को जलाने का प्रयास करते हैं। अगर कंप्लीटली जल गया तो ठीक है, वो वहीं पे नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये जलता है तो आपको पता है लाइट इमिट करेगा। लाइट इमिट क्यों करेगा? जब जलेगा तो अग्नि प्रोड्यूस होती है, तो लाइट इमिट होते हैं। तो इसी इवेंट को शूटिंग स्टार का इवेंट कहा जाता है। लेकिन याद रखना है, मेट्योर्स आर नॉट अ स्टार। स्टार का डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया है, मेट्योर्स आर नॉट अ स्टार। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस शाइनिंग नेचर, बिकॉज कि ये जो आपके मेट्रॉइड है अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर गए हैं, अल्टीमेटली ये बर्न अप कर रहे हैं, तो इस इवेंट को या फिर ऐसे एस्ट्रॉइड को हम मेट्रॉइड कहते हैं, मतलब ऐसे एस्ट्रॉइड को मेट्योर्स कहते हैं। मेट्रॉइड की क्या मतलब हुई? तो मेट्रॉइड यानी कि लेट्स से कि जो मेट्योर्स है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर किया और ये बर्न होने लगा, लेकिन कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ और वो सरवाइव कर गया अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अल्टीमेटली रीच द अर्थ सरफेस, एंड उसके बाद जब ये लैंड कर जाएगा अर्थ पर तो इसको हम मेट्रॉइड कहेंगे, है ना। तो ये डेफिनेशन है आपका मेट्रॉइड, मेट्योर्स और मेट्रॉइड। कैसे याद रखना देख लो, मेट्योर्स में आरएस है यानी कि रीचिंग द अर्थ,
तो ये मेट्योर हो गया। और राइट में टचिंग द सरफेस, क्या याद रखना है, एक तो रीचिंग द सरफेस यानी कि जो आपके एटमॉस्फेयर में पहुंच गया है उसे हम मेट्योर करेंगे, और दूसरा है टचिंग द अर्थ सरफेस। तो टचिंग द अर्थ सरफेस का मतलब ये हो कि मेट्रोइड हो गया, और मेट्रोइड का तो मतलब ये है कि ये नजदीक आ रहा है किसी प्लेनेट के, तो उसे हम मेट्रोइड कहेंगे। तो होप ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो वही बात है कि कैसे अर्थ फॉर्म हुआ, धीरे धीरे इस पर तो रिसर्च एंड स्टडी चल ही रही है, लेकिन कहा जाता है कि आज से ठीक 450 करोड़ साल पहले यानी कि 4500 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और जो अर्थ का स्ट्रक्चर है यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है, क्या कंपोजिशन है, उसके अंदर क्या भरे पड़े हैं, इसके बारे में हमको कुछ डायरेक्ट सोर्सेज से पता चलते हैं और बहुत इनडायरेक्ट सोर्सेज से ही पता चलते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज यानी कि सेस्मिक वेव है ना, डायरेक्ट सोर्सेज यानी कि वोल्केनिक इरप्शंस, तब जाके हमको अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। और इतना तो आपको ही पता है कि अर्थ का कंसेंट्रिक लेयर है यानी कि जो अर्थ आप देखते हो वो आपका क्रस्ट मेंटल कोर में बंधा हुआ है। और ये क्रस्ट मेंटल कोर क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंसेस, मटेरियल डिफरेंसेस, है ना। एंड ड्यू टू द जिएंट इम्पैक्ट अर्थ फर्दर हीट अप होते हैं, अल्टीमेटली राइज टू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आप देख सकते हैं ये जो लेयर क्रिएट हुआ है, लेयर क्रिएट होने का कारण क्या था कि जब शुरुआत में अर्थ आग का गोला था तो सब कुछ मोल्टन स्टेज में था। अब सब कुछ मोल्टन स्टेज में था तो जो डेंसर मटेरियल थे वो नीचे सिंक होते चले गए, कोर में जाके चिपक गए, और अल्टीमेटली उससे जो हल्के वाले आइटम थे वो मेंटल में उससे और ज्यादा हल्के वाले आइटम वो आपके कहां पर आ गए, क्रस्ट के रूप में आ गए। और जब अर्थ का कूलिंग हुआ तो क्रस्ट कूल हो गया, और अल्टीमेटली जो मेंटल रहा या फिर कोर रहा वो चूंकि रेसिडुअल हीट अपने अंदर रखे हुए था तो वो कूल नहीं हो पाया, देयरबाय वो आपका मोल्टेन स्टेज में मिल जाते हैं। हाउएवर बिकॉज ऑफ द डेंसिटी एंड द प्रेशर इन्फ्लुएंस, जो आपको कोई लेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल कोर का ही लेयर ले लो, कोर का जो इनर लेयर है वो सॉलिड है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर रिलेटेड फेनोमेना। तो देख सकते हैं यहाँ पर ड्यू टू द जिएंट इम्पैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप, दिस गिव राइज टू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड इसमें क्या होता है कि जो अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल सेपरेट हुए डिफरेंट लेयर में डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी, तो जिसकी ज्यादा डेंसिटी थी वो सबसे नीचे चली गई, है ना। और अल्टीमेटली क्रस्ट मेंटल कोर का फॉर्मेशन हुआ, कोर में भी आपका आउटर कोर इनर कोर फॉर्मेशन हुआ। फ्रॉम द क्रस्ट टू कोर डेंसिटी जो मटेरियल की इंक्रीज होती है, लॉजिक है याद रखना प्रॉब्लम्स के लिए। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज, और अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, इसको रट लेना। अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं बिकॉज जब आउटर स्पेस से देखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप मून पर चले गए टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए, और देख रहे हो अर्थ को तो आपको ब्लू नजर आएगा। इट इज ब्लूइश बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो ये हमने आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। होप आप लोगों को अच्छे से पसंद आई होगी ये लेक्चर सीरीज, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कंटिन्यूअसली लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड करी जाती रहे, और जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। और फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।